नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ सैम्पल पेपर। ये क्लास 10th का साइंस का सेकेंड टर्म का सैम्पल पेपर है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम विद सॉल्यूशन वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर है और आपका ये 40 मार्क्स का होना है। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन बनाए गए हैं एंड 15 क्वेश्चन, उसमें 15 प्रश्न हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में लिखता है कि हैज 7 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 7 प्रश्न हैं 2 मार्क्स के इच, यानी हर 2-2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन बी में 6 प्रश्न 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड स्टडी 4-4 मार्क्स के हैं। आगे लिखा इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन। कुछ प्रश्नों में आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाएंगी जिसमें 2 में से एक करना होता है। और ए स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स इन सच क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्नों में आपको अल्टरनेटिव में एक क्वेश्चन ही अटेंड करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना सेक्शन शुरू करते हैं। इसमें पूरा लाइन वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल। ये बोल रहा है कि डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो लिखा है कि व्हेन इथेनॉल इज मिक्स्ड विद मीथेनॉल। तो जब इथेनॉल को मिक्स कर देते हैं विद मीथेनॉल के साथ और सम पॉइजनस सब्सटेंस, या कुछ जहरीले पदार्थ को मिक्स कर देते हैं इथेनॉल के साथ, मतलब तो सच एज कॉपर, जैसे कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। तो मीथेनॉल में हम इथेनॉल मिला देते हैं या कुछ जहरीला पदार्थ मिला देते हैं जैसे कॉपर सल्फेट, पायराडीन। तो इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये पीने के लिए अनफिट हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। सच एन एल्कोहल इज कोल्ड। इस प्रकार के अल्कोहल को डीनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं, यानी विकृत गंध एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। या विकृत एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। विकृत एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज ए मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, मतलब इथेन C2H6 हैव। तो पूछता है कि जो ये इथेन है जिसका फॉर्मूला C2H6 है, इसमें इसके अणु में, यानी जो मॉलिक्यूल माने अणु में, इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं, यानी कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो C2 है तो यानी आप C2 ऐसे बनाओगे 2 कार्बन, और हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाओगे। तो इन बॉन्डों को गिनो 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक 7। तो इसमें 7 निशान देखने को मिल रहे हैं, तो इसका कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 7 बनेगा। आगे कहता है ड्रॉ इट स्ट्रक्चर टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके आंसर की जस्टिफाई करने के लिए आपको इसका एक स्ट्रक्चर भी खींचना है। तो उत्तर लिखा है कि 7 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, जो कि अभी देखा गया है। अगला है एन एलिमेंट। आगे लिखा है दूसरा प्रश्न, कहता है कि एन एलिमेंट एक ऐसा तत्व है हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है वो 2 8 3 है। तो 2 8 3 को जोड़ने पे 13 बनेगा, और 13 पे आपको पता ही है, आपका 13 पे एल्युमिनियम होता है। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ऑफ दिस एलिमेंट। इस तत्व का एटॉमिक नंबर क्या होगा। इन्हीं तीनों को आप ऐड कर दोगे, 2 8 और ये 3, तो आपका 13 एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बन जाएगा। अब पूछा है कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है। फिर पूछा है टू विच ग्रुप, बताओ ये किस ग्रुप से है। तो ये 13वें नंबर वाले पे आ रहा है, तो 13वें ही ग्रुप पे है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी हो तो 13वें पे ही आता है। कहता है कि पीरियड्स डज दिस एलिमेंट बिलोंग। ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है। पीरियड माने किस आवर्त से बिलोंग करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वो आपका आवर्त हो जाता है आपका तीसरा। 2 8 3, तो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, तो आपको ये तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है
इन तंबाकू प्लांट, कहता है कि एक तंबाकू की प्लांट में यानी पौधों में द मेल गैमेट्स हैव 24 क्रोमोसोम, कह रहा है एक तंबाकू का पौधा है उसमें जो मेल गैमेट्स हैं उसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं। तो स्टेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन, तो बताओ क्रोमोसोम की संख्या एग न्यूक्लियस में कितनी होंगी, जाइगोट में कितनी होंगी और एंडोस्पर्म में कितनी होंगी। और चौथा प्रश्न है यहाँ पे लीफ सेल मतलब पत्तों में कितनी होंगी। तो ये सब आपको याद करना है कि जो क्रोमोसोम होते हैं एग सेल में, मतलब क्रोमोसोम इन एग न्यूक्लियस मतलब अंडे वाले केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो जितने पेरेंट्स पे होते हैं उसके आधे होंगे। तो पेरेंट्स के पास 24 क्रोमोसोम है तो आधे 12 हो जाएंगे। और जाइगोट कैसे बनता है, तो जब मेल फीमेल दोनों से आधे आधे क्रोमोसोम मिलते हैं तो जाइगोट पूरा बन जाता है। तो इसीलिए अब आधे 12 आने से 24 के 24 रहेंगे। एंडोस्पर्म में कितने होते हैं, तो आपको याद करना है एंडोस्पर्म में जो होते हैं वो आपका हो जाता है 12 तिया 36। तो आपका ये पूरा 12 तिया 36 हो जाता है, यानी 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाता है एंडोस्पर्म में, ठीक है। और पत्तों में तो 24 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जाइगोट में पत्तों में इनमें तो 24 रहेगा, बस एंडोस्पर्म में आपका इस 12 का 3 गुना यानी 36 हो जाएगा। और क्रोमोसोम जो एग न्यूक्लियस में होते हैं वो टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं पेरेंट में उसके हाफ होते हैं, ठीक है। तो 24 का था 12 होगा, इतना आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। स्टेट इन ब्रीफ, कहता है कि संक्षिप्त में बताइए द फंक्शन ऑफ द फ्लोविंग ऑर्गन्स इन ए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहता है कि मादा जनन तंत्र में जो मानव में जो ये अंग बताए गए हैं नीचे, इनके बारे में हमें विस्तार से लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। ओवेरी अंडाशय के बारे में लिखना है और फेलोपियन ट्यूब के बारे में लिखना है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में लिखना है और ओवेरी के बारे में लिखना है। तो ये सब आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें लिखा है कि ओ फंक्शन ऑफ ओवेरी मतलब अंडाशय के क्या कार्य है। अंडाशय मतलब ओवेरी, ओवेरी का काम होता है क्या, ओवम यानी अंडे बनाना, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये हार्मोन भी बनाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो पढ़ लेते हैं इसको। कहता है कि ओवेरी जो होता है इट प्रोड्यूसेस, ये उत्पन्न करता है द फीमेल गेमेट्स यानी महिला युग्मक को उत्पन्न करता है जिसका नाम है ओवम। एज वेल एज इसके साथ साथ सेक्रेट्स माने मतलब उत्पन्न करता है द फीमेल हार्मोन्स, महिला हार्मोन भी उत्पन्न करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है कि फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब का आंसर। तो फिर मतलब फंक्शन क्या होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। तो लिखा है इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन या संलयन का जगह है। हेयर ए फीमेल एग, जहाँ पर एक मादा जो अंड होता है अंडा से, मादा अंडा एग में गेट फ्यूज्ड विद द मेल गैमेट्स, जिसका निषेचन और संलयन जो होता है, फ्यूज माने दोनों का मिलना, फ्यूजन। तो फ्यूजन जो होता है मेल गैमेट के साथ इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है और मेल गैमेट्स का नाम होता है स्पर्म। तो फेलोपियन ट्यूब एक ऐसा साइट माने स्थल होता है जहाँ पर जो फीमेल का गेट मतलब एग है और जो मेल का गैमेट्स यानी स्पर्म है, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं यानी मिलते हैं, संलयन होता है इनका, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद कर लेंगे। अब प्रश्न है अगला वाला कि स्टेट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्लोविंग ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित जीवों में जनन की विधियों के बारे में बताना है। जैसे अर्थ हो माने केचुए का जन्म की विधि क्या है, मेंढक फ्रॉग की क्या है, राइजोपस की कैसे होती है और प्लाज्मोडियम की कैसे होती है। तो अर्थ हो माने जो केचुआ होता है इसके अंदर आपको याद करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर लैंगिक जनन होता है। मेंढक में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। राइजोपस में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, आपने पढ़ी हो अपनी पुस्तक तो। और प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है जो कि मलेरिया फैलाता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है नेम द सेक्स हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। कहता है मानव में और मादा में जो अंग होते हैं जनन अंग, उनमें कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं और उनके एक एक कार्य बताना है। यहाँ पे लिखा है स्टेट वन फंक्शन ऑफ इच, सभी एक का कार्य बताना है।
तो उत्तर हो जाता है यहाँ पे कि हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय मेल सेक्स ऑर्गन, यानी नर जनन अंग द्वारा उत्पन्न हार्मोन, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपको टेस्टोस्टेरोन याद करना है, इसके काम भी लिख देना है। इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन यानी इसके निर्माण होने को कंट्रोल करता है, निर्मित होने को, उत्पन्न होने को, बनने को कंट्रोल करता है। अगला है कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जनन अंग द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होते हैं, तो एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ये ना ओवा के मतलब ओवा के इंट्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन मतलब अंडाशय के बनने को कंट्रोल करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये स्पर्म के बनने को कंट्रोल करता है, और जो एस्ट्रोजन होता है ये ओवा को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी एक और जानते होंगे आप, फीमेल में एक और हार्मोन होता है, उसका नाम आपको मतलब कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर पे, इसमें लिखता है ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब एक सीधा चालक है जिसमें से विद्युत धारा बह रही है, इज प्लेस्ड इन ए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में ऐसे रखा गया है। तो एक सीधा तार है जिसको हमने पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा हुआ है, उसमें करंट बह रहा है। तो बोलता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है कि बताओ इसकी अंदर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस चालक में उत्पन्न होने वाली बल की दिशा क्या होगी अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है पृथ्वी की ओर। और लिखा है कि हाउ इज दिस फोर्स अफेक्टेड ऑन, ये बल कैसे प्रभावित होगा, रिजर्वेशन मतलब लिखा है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, अगर हम करंट की दिशा को बदल दें तो इस बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, और डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, और अगर मैं करंट की मात्रा को डबलिंग मैंने दुगनी कर दी तो क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं करंट की दिशा बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और फोर्स की दिशा दोनों बदल जाएगी, और अगर हम करंट को ज़्यादा करेंगे तो जो फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही लिखना है। तो उत्तर लिख दिया गया है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो लगने वाली बल की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। अब देखो क्या बोला था कि करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो इधर ईस्ट होता है वेस्ट होता है, इधर जा रहा है यानी करंट। ठीक है, तो करंट इधर जा रहा है, तो आप अंगूठा जो है अपना इस तरफ रखोगे तो आपकी उंगलियां जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बंद वक्र बनाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें पूछा था कि जो डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, तो डायरेक्शन जो होगी इसकी फोर्स जो होगी वो इधर नीचे की ओर होगी। ठीक है, इधर नीचे की ओर होगी, तो यही लिख दिया है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी पे जो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर पृथ्वी पे लंबवत बनेगी, यानी नीचे की ओर परपेंडिकुलर ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगला प्रश्न था कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी बिकम वर्टिकल अपवर्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, अगर हम करंट की दिशा को बदल देते हैं तो लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो भी जो डाउनवर्ड थी वो ऊपर अपवर्ड की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यानी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बिकम वर्टिकली, यानी जो बल की दिशा होगी वो लंबवत हो जाएगी अपवर्ड यानी ऊपर की ओर हो जाएगी, ऑन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, अगर हम करंट की दिशा को बदल देते हैं तो जो लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो भी बदल जाएगी। पहले आपका सीधा तार ऐसे ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बन रहा था, और मतलब राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो आपकी उंगलियां जो हैं ऊपर की ओर जा रही है, तो ये ऐसे नीचे की ओर फोर्स लाएगा। ठीक है, और इसमें जो डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ये ऊपर की ओर बल लगाएगा, ये याद करना है। उसके अलावा यहाँ पर अगला प्रश्न का उत्तर है कि अगर हमने करंट को दुगना कर दिया तो क्या होगा, तो लिखा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज डबल, अगर हमने विद्युत धारा का जो परिमाण है उसको दुगना कर देंगे, द फोर्स इज डबल्ड, तो जो बल होगी वो दुगनी हो जाएगी, बट रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन जो एक ही दिशा रहेगी, तो उसी दिशा में जो बल की मात्रा होगी वो दुगनी हो जाएगी। सिर्फ करंट को दुगना करने से डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन जो फोर्स होगा वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इससे पता चलता है कि करंट में और फोर्स में मतलब डायरेक्ट
रिलेशन है, ठीक है। दोनों में एक दूसरे के समानुपाती परिवर्तन होता है। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी उतना ही रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है छठी इकाई के ओर में, ए स्टूडेंट वाइल स्टडिंग द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। एक लड़का जब बल के बारे में, करंट के द्वारा उत्पन्न बल के बारे में या चालक में उत्पन्न बल के बारे में, मैं चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में कुछ मदे रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसने ये चीज़ें पाई हैं। इसने पाया है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इंक्रीज इफ द करंट इज इंक्रीज। उसने पाया है कि जो चालक में लगने वाला जो बल है वो बढ़ जाता है जब करंट बढ़ जाता है, तो उसने सही पाया है। अगला है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिक्रीज एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्षमता कम हो जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है, कंडक्टर में लगने वाला बल, वो भी कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो ये बल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है गलत है शायद। अभी पूछा है विच ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड वाई। दोनों में से जो कौन सी बात है, मतलब परिणाम है उस बच्चे का, वो सही आया है और क्यों सही है वो ये बताना है। तो लिखेंगे उत्तर कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। इट इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। क्योंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में उत्पन्न विद्युत धारा जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है उसमें उत्पन्न बल के। तो इसीलिए अगर बल ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, या करंट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट इज बेटर एंड वाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो मतलब खाद्य आदतें हैं वो बेटर माने उचित हैं और क्यों उचित हैं। मतलब पेड़ पौधों को हम मैन यानी आदमी खा रहे हैं तो क्या ये बेटर है। फिर पूछा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको पहले बकरी खा रही है, बकरी को आदमी खा रहे हैं, क्या ये सही है। तो हमारे अनुसार पहला वाला ही बेटर है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति के 10 अनुपात नियम के अनुसार इन ए शॉर्टर फूड चेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। क्योंकि अगर जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर ऊर्जा का स्तर जितना कम होगा तो उसमें मतलब उसका जो स्टेज जितना कम होगा उसके अंदर जो एनर्जी लेवल होगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो पेड़ पौधों में जितने एनर्जी है तो उससे एनिमल को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब मान लो पेड़ पौधे इसको जानवर खाएं यानी बकरी खाए, बकरी को मैन खाए, तो फिर बकरी पे 10% एनर्जी जाएगा और बकरी का भी 10% हम तक आएगा, तो हमें एनर्जी यहाँ पे कम मिल प्राप्त होगी। इसीलिए ये उतना ठीक नहीं है, ये वाला ज़्यादा उचित है, ठीक है। अगला है कि नेम द सोर्स, हमें उस सोर्स स्रोत का नाम बताना है। फ्रॉम वेयर द ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं उस स्रोत का नाम बताइए जहाँ पे हरे पेड़ पौधे जो हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स गेट्स कार्बन, पेड़ पौधों को कार्बन मिलता है। कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में से पेड़ पौधों को कार्बन मिलता है भोजन बनाने के लिए। और हाइड्रोजन लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर ऑब्टेन फ्रॉम वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल। मिट्टी में पानी का शोषण करते समय पेड़ पौधों को हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। और ऑक्सीजन इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एयर, उन्हें वायु इस मंडल से भी ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। ये अब सेक्शन ए था, उसमें 7 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, वो ख़त्म हो गए। अब सेक्शन बी पढ़ेंगे जो कि हमारे 3-3 मार्क्स के हैं। इसमें कहता है द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ द पेरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। तो कहता है कि जो पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो सेकंड पीरियड है उसके एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं। जैसे लिथियम पढ़ा होगा आपने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सब आपने पढ़ा है। लिखा है पहला प्रश्न कि गिव रीजन, आपको कहता है कारण बताइए, टू एक्सप्लेन, इसको व्यक्त करने के लिए कि वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन।
कहता है कि क्यों जो एटॉमिक रेडियस होता है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो डिक्रीज माने घटने लगती है जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो जो एटॉमिक साइज होता है वो या रेडियस होता है वो क्यों गिरने लगता है। तो इसका उत्तर होगा कि नंबर ऑफ चार्ज जो होते हैं वो बढ़ता जाता है। तो नंबर ऑफ चार्ज के लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ चार्ज बढ़ते हैं, इसलिए जो एटॉमिक रेडियस या साइज होता है वो गिरने लगता है। तो देखते हैं, पहले का उत्तर लिखा है एटॉमिक रेडाई डिक्रीज, मतलब परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जाने में, अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड के साथ जाने में। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होता है न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है। विच पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉनों को केंद्रक के पास खींच लेता है। एंड दस रिड्यूस द साइज ऑफ एटम, और इससे जो परमाणु का साइज है वो घट जाता है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का आकार लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड में घट जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ने लगता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास इतने जोर से खींचता है कि उसका जो साइज होता है एटॉमिक वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बी पार्ट की आइडेंटिफाई, पहचान करना है द मोस्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो आपको इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक यानी धात्विक वस्तु है और जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक वस्तु है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि जितने भी मेटल होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, राइट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिथियम जो है वो सबसे लेफ्ट में है, और यहाँ पे जो नॉन मेटल है उसमें आपका ये नियोन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो नियोन है वो तो इनर्ट गैस है, तो आपका फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लिखा है उत्तर कि जो लिथियम है इज़ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट, यानी लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा धातु वाला तत्व है, और जो फ्लोरीन है इज़ द मोस्ट नॉन मेटल एलिमेंट, ये सबसे अधिक मतलब अधातु वाला तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है हाउ डज वैलेंस चेंजेस फ्रॉम लिथियम टू नियोन। तो लिथियम से नियोन तक पहुँचने में जो वैलेंस होती है संयोजकता वो कैसे चेंज होती है। तो आपने पढ़ा है कि इसकी वैलेंसी एक होती है पहले ग्रुप की, फिर दूसरे की 2, तीसरे की 3, फिर 4, फिर घट के 5, 4, 3, 2, 1, यानी इनकी वैलेंसी फिर 3, 2, 1, 0 हो जाती है। ठीक है, 3, 2, 1, 0 हो जाती है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो वैलेंस होती है पहले 4 तक बढ़ती है फिर घटती है। तो उत्तर हो जाएगा कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 3 to 0, यानी संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घट के 3 से घट के 0 तक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9वां प्रश्न 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व हैं, इनके नाम हैं एक्स, वाई और जेड। तो 3 एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जेड, हैव एटॉमिक नंबर, उन सबके परमाणु संख्याएं दी हुई हैं 7, 8 और 9। आगे लिखा हुआ है 7, 8, 9 के बाद कि स्टेट इधर पोजीशन ग्रुप नंबर एंड पीरियड बोथ नंबर बोथ इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी स्थिति बतानी है कि ये इनका ग्रुप नंबर क्या है, इनका पीरियड नंबर क्या है, यानी दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये जो 7 है तो हम 7 को देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो 7 जो लिखा है यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 15 पे जाएगा 7। ठीक है, आप चेक कर लेना है मॉडर्न पीरियड टेबल में, और पीरियड वाला दूसरा ही रहेगा क्योंकि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, तो 7 में से 2 एलिमेंट पहले में चले गए तो बचे 5, तो ये अगले पीरियड में चले गए तो सेकंड पीरियड में जाएगा। ऐसे अभी 8 वाला है तो इसका क्या होगा, तो इसमें भी ग्रुप 16 हो जाएगा 8 वाला। ठीक है, और इसका भी पीरियड 2 ही रहेगा। ठीक है, फिर अगला वाला देखेंगे तो अगले वाले में है पोजीशन ऑफ जेड, जेड में 9 नंबर पे है तो इसका ग्रुप नंबर 17 पहुंच जाएगा, और फिर पीरियड जो नंबर है वो भी 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 9 में से 2 अगले ग्रुप में 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो यानी यहाँ पे 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडाई। तो इनको ना परमाणु त्रिज्या घटते क्रम में लिखना है। तो आप जानते हो लेफ्ट से राइट जाने पे एटम साइज छोटा हो जाता है, तो यानी एक्स से छोटा वाई और वाई से छोटा जेड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंडेड फॉर्म व्हेन एक्स कंबाइंस विद जेड। कहता है कि हमें ना फार्मूला बताना है
मतलब राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन एक्स कंबाइन विद जेड। तो एक्स जब जेड से कंबाइन करेगा तो फार्मूला क्या बनेगा, तो जो एक्स है और ये जेड है, एक्स जो है इसके पास था सात एटम था, ठीक है, तो सात में से इसकी बाहरी को उसमें 5 है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, वो भी माइनस की। और ये जो जेड है इसके बाहरी सेल में कितने थे, 9, तो 9 में से 2 गया तो 7, बाहरी सेल में 1, इसकी वैलेंसी 1 है। तो अब इनको जो हम फार्मूला बनाएंगे आपस में तो देखेंगे क्या बनेगा इसका फार्मूला। तो इसका बनेगा, तो हमें देखेंगे कि जो जेड है, ठीक है, तो एक्स और जेड जब आपस में मतलब कंबाइन होंगे तो एक्स की वैलेंसी 3 है और जेड की 1 है, तिरछा गुना करेंगे तो जेड मतलब एक्स जेड 3, तो ये लिखा एक्स जेड 3, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है एक्स हैज़ एटॉमिक नंबर 19, एक ना एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 है। अब पूछता है कि राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में हम के एल एम एन कोष भरते हैं, तो पहले में 2 होता है, तो इसीलिए पहले वाले में देखो 2 लिख देंगे, दूसरे में 8, फिर 8, तो ये हो गया आपका 16, 8 8 16 2 17 18 हो गया, और 19 में से 18 गया तो एक बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1 हो जाएगा। अगला है टू विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग, ये जो एक्स है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 19 नंबर वाला। तो 19 नंबर वाला जो है मुझे लगता है पहले वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसमें पहला वाला होगा पोटेशियम, यानी पहला ग्रुप, ठीक है, सही आंसर है, ये लिखा बी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न एक और था कि स्टेट द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स विद क्लोरीन, तो आपको नेचर यानी प्रकृति बतानी है, इस एक्स के द्वारा बनने हुए जो यौगिक है उसकी प्रकृति बतानी है क्लोरीन के साथ। तो जो एक्स है इसकी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी संयोजकता 1 हो जाएगी, और क्लोरीन की भी बाहरी कोश की 1 होता है, तो यानी एक्स का भी 1 हो जाएगा और क्लोरीन का भी 1 हो जाएगा, तिरछा गुना करने पे XCl बनना चाहिए। तो देखेंगे उत्तर की क्या फॉर्मूला मतलब बन रहा है, ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर, ये बनेगा आपका एक्स विल बी फॉर्म आयनिक कंपाउंड, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ, क्योंकि एक्स के पास प्लस का आयन है, क्लोरीन के पास माइनस आयन होता है, तो दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई के फार्मूला बनाएंगे HCl, और ये दोनों जो बनाएंगे कंपाउंड वो आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो एक तो आयनिक कंपाउंड होता है जो आपस में आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, और एक आता है आपका, एक होता है आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवलेंट कंपाउंड जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 10वां क्वेश्चन पे, ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है। 10वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोसोम्स, तो ऑटोसोम्स का क्या मतलब महत्व है ये बताना है, ठीक है। जो माता पिता जब अपनी संतति का मतलब जब माता पिता अपने जैसी संतति को जन्म देते हैं तो उनके उनके जो स्पर्म एग होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो आधा पेरेंट्स देता है यानी फादर, और आधा जो है उसकी मदर यानी माता देती है, तो आधा आधा मिलने से वो जो डीएनए पूरा होता है, तो डीएनए में एक ऑटोसोम एक ऑटोसोम होता है और एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑटोसोम का क्या रोल है, तो लिखा है ऑटोसोम आर द क्रोमोसोम, ऑटोसोम एक क्रोमोसोम है विच कंटेन जिसमें शामिल हैं जीन, इनके पास जीन होते हैं, फॉर ऑल सोमैटिक ट्रेड्स, सभी समलक्षण वाले गुण शामिल हैं, दे आर आइडेंटिकल, ये एक जैसे होते हैं, इन मेल मेल में और फीमेल में दोनों में एक जैसे रूप होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी रोल इन द डिटर्मिनेशन सेक्स, इनका बस लिंग निर्धारण में कोई महत्व नहीं है, ये बस बॉडी डिजाइन को पूरा करते हैं, लेकिन इनका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं है। अगला है वाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है कि ऑफ स्प्रिंग जो संतान होती है रिसीव ट्रेड्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ऐसा क्या कारण है कि जो संतान उत्पन्न होती है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो माता पिता दोनों के ही व्याप्त होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के दौरान, 2 हैप्लॉइड्स गैमेट्स, कह रहे 2 जो होते हैं आधे आधे गैमेट्स, विल कम्स फ्रॉम फादर एंड मदर
have having half the number of chromosome and together to form the diploid zygote। कहते हैं आधा माता पिता से क्रोमोसोम मिलते हैं और पूर्ण होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं, यानी एक युग्मक बनते हैं। एंड इट इज देयरफॉर द ऑफस्प्रिंग हैज द क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स हैव डिफरेंट जीन्स ऑफ डिफरेंट एज। और इस कारण से जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो संतति में जाते हैं तो वो माता पिता के जीन अलग अलग जाते हैं और इसीलिए अच्छे अलग अलग लक्षण जो होते हैं उस पर मतलब बच्चे बनते हैं, उनके अंदर अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। डिफाइन द टर्म वोल्ट। आपको वोल्ट के बारे में बताना है, वोल्ट क्या होता है। तो आप जानते ही होंगे कि V बराबर IR होता है। ठीक है। तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर फार्मूला होता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा और गुना में प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। तो लिखा डिफाइन करना है कि वोल्ट क्या होता है। तो लिखा है उत्तर कि वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये ना वोल्ट जो होता है ये SI मात्रक होता है विभवांतर का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन टू कैरी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहता है कि जो वोल्ट होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये एक तब कहा जाता है जब ना 1 जूल कार्य किया जाता है 1 कूलम कार्य करने में। 1 कूलम को एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को, आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना कार्य किया जाता है 1 जूल, तो 1 जूल 1 कूलम को कहा जाता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो V का फार्मूला याद करना है W/Q, तो ये याद करना है। और जो V होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, V से लिखते हैं। W का SI मात्रक कार्य है, कार्य का SI मात्रक जूल, Q को चार्ज कहते हैं, इसका SI मात्रक कूलम होता है। तो 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है एक विद्युत परिपथ के लिए आपको संबंध बताना है, कार्य में, आवेश में और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस में, आपको तीनों में संबंध बताना है। तो फार्मूला ही बताया ही था, तो फार्मूला याद कर लेना है। अगला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 जूल ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द बैटरी ऑफ द अदर। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस की गणना करनी है बैटरी में, अगर उसमें 100 जूल कार्य किया जा रहा है और उसके अंदर 20 जो कूलम है ये वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क है आपका 100 जूल हुआ है और चार्ज लगा है 20 कूलम, भाग करने पे 5 वोल्ट आना चाहिए आंसर। ठीक है, 5 वोल्ट। तो देखते हैं आंसर आ रहा है हमारा क्या। लिखा है अगले का कि द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन जो है फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक विद्युत परिपथ के लिए वो ये होता है कि V बराबर W/Q, और W अगर 100 हो 100 जूल और Q 20 हो, काटने पर आ जाएगा 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अगला है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर कनेक्टेड इन ए सर्किट। कहता है एक परिपथ में जोड़ा गया प्रतिरोध है, उसके अंदर विद्युत बह रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड्स आर एज शोन इन द डायग्राम। और नीचे डायग्राम में बताया गया है कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना उत्पन्न हुआ है, और बाय मिलीमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग रिस्पेक्टिवली। तो कहता है डायग्राम मिलीमीटर में दिया गया है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी दिया गया है। व्हाट आर द लिस्ट काउंट्स ऑफ दिस मीटर। तो बोला है कि इसकी गिनती बताओ कितने मीटर होगी। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो प्रतिरोध की प्रतिरोधकता भी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ओम मीटर में यानी बतानी है। तो ये चित्र देखेंगे यहाँ पे रीडिंग कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का 1 मिली एम्पियर या 0.1 वोल्ट। दूसरा है कि V का मान 2.4 ले लेंगे, यहाँ पे 2.4 के पास जा रहा है। और I का मान 250 मिली एम्पियर का था, तो मिली एम्पियर को हम मीटर एम्पियर को 100 से भाग कर देंगे, तो 1000 से इसको भाग कर देंगे, 0.25 आ जाएगा एम्पियर।
और कह रहा है जैसे हम जानते हैं कि R बराबर V बटा I होता है, तो भाग कर देंगे 9.6 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि द डायग्राम बिलो शो ए कोयल कनेक्टेड टू ए सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर G। नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ये कुंडली को शो करता है जो कि एक जीरो गैल्वेनोमीटर G पे रखी हुई है। द गैल्वेनोमीटर शो ए डिफ्लेक्शन टू द राइट, तो कहते हैं गैल्वेनोमीटर राइट के अंदर डिफ्लेक्शन विचलन पे दिखाता है राइट में। When the north pole of the powerful magnet is moved to the right as so, जैसे कि उत्तर ध्रुव वाला कोई शक्तिशाली चुंबक को इसके राइट में रखा जाए तो एक्सप्लेन वाई द डिफ्लेक्शन अकर इन द गैल्वेनोमीटर। तो पहले तो बताना है कि गैल्वेनोमीटर में ये जो सुई है ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रही है। और फिर दूसरा है कि डज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोयल अपीयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम एंड ए। आपको कह रहा है कि इसके अंदर उत्पन्न जो करंट की विद्युत धारा क्या होगी अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं, सिरे ए से क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो करंट की दिशा क्या होगी। तीसरा, स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी वाइल द कोयल इज मूव्ड फ्रॉम एन से दूर जाने पे गैल्वेनोमीटर जो होगा इसमें क्या बदलाव नजर आएगा। ठीक है, ये भी सब पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहा। तो पहला प्रश्न था कि एक्सप्लेन करना है कि वाई द डिफ्लेक्शन अकर इन द गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन क्यों होता है। तो उत्तर जाएगा कि दिस इज ड्यू टू द चार्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोयल, क्योंकि जो कुंडली है उसके बीच में विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। एंड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड EMF is produced in the coil, hence current flow through the galvanometer। गैल्वेनोमीटर से जब करंट होकर गुजरता है तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सुई हिलती है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगला है डज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोयल अपीयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम एंड ए, मतलब एंड सिरे ए से। अगर हम इसे करंट की दिशा क्या होगी कुंडली में अगर हम इसे घड़ी की दिशा में घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं सिरे ए के पास। द करंट अपीयर क्लॉकवाइज, ये जो करंट होगा वो घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में उत्पन्न होगा कि व्हेन व्यूड फ्रॉम एंड ए, अगर एंड ए से हम व्यू करेंगे। अगला प्रश्न था कि स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी के अंदर मान बताना है व्हेन द कोयल इज मूव्ड फ्रॉम एन से अगर हम मूव कर लें, दूर कर लें, पीछे कर लें, तो गैल्वेनोमीटर नाउ डिफ्लेक्ट हुआ लेफ्ट, तो गैल्वेनोमीटर सुई लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। अगर यानी ये इधर जाएगा तो जो गैल्वेनोमीटर सुई है लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ओजोन फ्रॉम द इक्वेटर। विषुवत रेखा पे जो ओजोन परत होती है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद करना है 10 से लेकर या 11 से लेकर 16। नेम द रे अगेंस्ट विच ओजोन लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। आपको उस परत का नाम बताना है जो हमारे पृथ्वी के मतलब ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है किस किरणों से। तो वह अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ सन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ओजोन। कहता है नेम वन इफेक्ट ऑफ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन परत के अवक्षय होने से एक इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे स्किन कैंसर, इसे त्वचा का कैंसर फैलता है। ठीक है, कैंसर होता है मतलब। सेक्शन हमारा बी भी खत्म हो गया है और इसमें हमें ज़्यादा समय लग गया है। सेक्शन बी जो है वो केस बेस्ड स्टडी होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन हैज़ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। इस सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 14वां और 15वां क्वेश्चन में। इच केस इज फॉलो बाय 3 सब क्वेश्चन ABC। इसमें 3 प्रश्न है ABC। पार्ट ए एंड बी आर कंपलसरी, ए और बी को जरूर करना है। और हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट सी, लेकिन भाग सी में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगा। प्रश्न है आंसर गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड रिलेट स्टडीज कंसेप्ट।
कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा और उससे संबंधित प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना है। अगला रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मानव के अंदर जो जन्म होता है वो लैंगिक जन्म से होता है। वेयर बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो युग्मक होते हैं निषेचित होते हैं और भ्रूण बनाते हैं। तो देन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो इसके अंदर जो निषेचन होता है मानव में भ्रूण का, वो मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ चित्र भी ऐसा कुछ दिखा रखा है। मतलब अब इसमें इसके आधार पर प्रश्न पूछा है, बताओ नेम द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव के जो मतलब जो नर जनन तंत्र है उसके भागों के नाम बताने हैं। एंड वेयर द फंक्शन ऑफ द स्पर्म टेक प्लेस, और स्पर्म के क्या कार्य है वो बताने हैं। और मतलब स्पर्म कहाँ बनते हैं, किस स्थान पे, वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से कि द स्क्रोटम इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर। तो कहता है कि जो स्पर्म उत्पन्न होने वाले जो नर जनन तंत्र के भाग का नाम है वो है आपका वृषण कोश। वृषण कोश को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम वृषण कोश होता है। ठीक है, एक थैलीनुमी संरचना होती है जो उदर गुहा के बाहर जो है होती है स्पर्म के उत्पादन के लिए। और स्पर्म के उत्पादन में शुक्राणुओं के बनने के लिए शरीर के तापमान की तुलना में इसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसीलिए ये शरीर के बाहर होता है। स्क्रोटम के अंदर, वृषण कोश के अंदर उपस्थित होता है मेल का स्पर्म। ठीक है, अगला है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है। ओविडक्ट माने अंडवाहिका का दूसरा नाम क्या है, तो वह है आपका फैलोपियन ट्यूब। द अदर नेम ऑफ द ओविडक्ट इज द फैलोपियन ट्यूब। तो दूसरा नाम जो होता है अंडवाहिका का वो फैलोपियन ट्यूब है। अगला है व्हाट इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही लिखा है द एम्ब्रियो डेवलप्स ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। कहता है जो भ्रूण होता है वो एक स्पेशल संरचना में विकसित होता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मदर बॉडी टू द एम्ब्रियो। ये मदद करता है, मतलब परिवहन का माध्यम बनता है और माता के शरीर से भ्रूण तक जो है पोषक चीज़ों को ले जाता है। प्लेसेंटा आल्सो प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ मदर्स ब्लड विद द बेबी ब्लड। और प्लेसेंटा जो होता है वो माँ के रक्त को बच्चे के रक्त से वो मिलने से रोकता है, उसकी रक्षा करता है। अब अगला प्रश्न था यहाँ पे कि डिफाइन द टर्म इम्प्लेनेशन। इम्प्लेनेशन का मतलब बताना क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच द blastocytes gets attached to the lining of the uterus wall is termed as implantation, or it is an important post-fertilization process. The successful fusion of male and female gamete result in implantation। तो कह रहा है इम्प्लेनेशन जो होता है ये गर्भाशय का भाग होता है और इसके अंदर जो होता है वो निषेचन प्रक्रिया होती है जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं सफलतापूर्वक इसके अंदर अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग केस। निम्नलिखित केस को पढ़िए। बेस्ड पैराग्राफ मतलब पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अफेक्ट पैसेज। निम्नलिखित केस बेस को जो कहता है पढ़िए और उसके बाद जो नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर दीजिए। एन इलेक्ट्रीशियन इज ए ट्रेड्समैन स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ बिल्डिंग, ट्रांसमिशन लाइन्स, स्टेशनरी मशीन्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। इलेक्ट्रीशियन कैन बी एम्प्लॉयड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और द मेंटेनेंस एंड repair of existing electrical infrastructure. An electrician has made electric circuit of a house in such a way that if a fan is closed, the lamp also stop growing. What is the defect in the type of circuit wiring and wire? बताइए इस प्रकार के जो अगर इलेक्ट्रीशियन जोड़ते हैं घरों में तार तो उसका क्या असर होगा। तो इलेक्ट्रीशियन हैज मेड सीरीज कनेक्शन इन ऑल द लैम्प्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ विच इफ वन लैम्प गेट्स फ्यूज ऑल द अदर लैम्प्स वुड स्टॉप वर्किंग। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज।
तो देन इफ वन डिवाइस फेल द सर्किट गेट्स ब्रोकन एंड ऑल द डिवाइसेस इन दैट सर्किट स्टॉप वर्किंग। इसमें बताया हुआ है कि जो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं बिजली वाले, वो घरों के अंदर जो लैंप वैम्प को जोड़ते हैं तो उसको सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो अगर एक भी लैंप खराब होगा तो पूरा लैंप जलना बंद हो जाएगा, सारा कनेक्शन कट जाएगा और फिर घर के अंदर कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, सारे उपकरण बंद पड़ जाएंगे। अगला है कि टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टर्न बाय टर्न इन ए पैरेलल एंड इन ए सीरीज, इन विच केस द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी लेस देन ईदर ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। कहता है कि दो प्रतिरोध हैं R1 R2, उनको समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो बताओ किस क्रम में जोड़ने पे परिणाम जो होगा उसकी प्रतिरोधकता कम आएगी। तो आपको पता है पैरेलल में जोड़ते हैं तो कम आती है। तो यह लिखा हुआ है कि इन पैरेलल बिकॉज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल करंट इज वेयर इन ए सीरीज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 प्लस R2, हेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस इन पैरेलल सर्किट। इसका मान कम होता है इसलिए इसको घरों में ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बारसो क्रम में जोड़ते हैं, सॉरी। तीसरा प्रश्न है कि विच इज द बेटर वे टू कनेक्ट लाइट एंड अदर एप्लीकेंसीज इन डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज कनेक्टेड और कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। कह रहे अपने घर में जो लाइट है और घर के जो उपकरण होते हैं उनको आपको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, पैरेलल या कनेक्शन सीरीज में। हम जब जानते हैं पैरेलल में ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उत्तर हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन इज ए बेटर वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर appliances in domestic circuit. It is because when we connect a number of devices in parallel combination, each device gets the same potential, hence keep on working even if other devices stop working. कहते हैं घरों के अंदर पार्श्व क्रम में उपकरणों को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डिवाइस अगर कार्य करना बंद कर देती है तो बाकी डिवाइस जो होते हैं कार्य करते रहते हैं। एक प्रश्न और था और में कि इन विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंट रेसिस्टर विल हैव इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो इसका उत्तर हो जाएगा और इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिफरेंट रेसिस्टर विल हैव इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।